का प्रोग्राम कोई 15 मिनट की दूरी से शुरू हुआ चाहता है। हमारी घड़ी ने सुबह के 11:15 बजा दिए और गालिबन हिंदुस्तान में रात के 9:15 बजा चाहते हैं। हमारे मेहमान भी आ गए हैं और बस हम लोग लाइव हो गए। और रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो वाह। की एक रिमझिम बरसाती सुबह है। मगरिब में उमूमन लोग वाइट क्रिसमस की तमन्ना करते हैं, मगर आज की बारिश ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया है और वाइट क्रिसमस नहीं होगी। हम तो भाई खुश हैं कि स्नो से बच गए एक दिन और मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खूब रू, खुश ख्याल, खुश जमाल और खुश जायका तारीख साज मौर्रिख से हुआ चाहती है। मोहतरम सैयद उबैदुर रहमान ने बहुत कम वक्त में 5 तारीख की ऐसी किताबें रकम कर दी हैं जो अपना नाम हिंदुस्तान की बल्कि मुसलमानों की तारीख में महफूज हो गई। मौर्रिख सैयद अब्दुर रहमान ने आज़ादी हिंद की जद्दोजहद में शामिल मुस्लिम जहदकारों, मुस्लिम रियासतों और भारत में मुस्लिम सल्तनत का तफसीली और इल्मी तहकीकी काम किरा कदर काम किया है, जिसमें कुछ किताबें उलमाज रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक, बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया वगैरह, और पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, बड़ी नादिर किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की फरामोश करदा और मस्क शुदा तारीख को सैयद अब्दुल रहमान बड़ी जुरतमंदी और एक गैर जानिबदाना रवैये के साथ पेश कर चुके हैं। आप दिल्ली में मुकीम हैं और बेहद मसरूफ़ और संजीदा कलमकार हैं। आइए, हजरत का इस्तकबाल नसीर तुराबी के एक मासूम शेर से किया जाता है कि क्या बड़े लोग हैं ये इश्क के मारे हुए लोग, क्या बड़े लोग हैं ये इश्क के मारे हुए लोग, अपने इमरोज में फरदा को गुजारे हुए लोग। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 165th एपिसोड। मोहतरम सैयद अब्दुर्रहमान भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को एक छोटी सी तस्हीह। हाँ, वो मेरा नाम सैयद उबैदुर रहमान है। आप जो है वो शायद किसी अब्दुल रहमान। उबैदुर रहमान, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं। सैयद उबैदुर रहमान, जी हाँ जी हाँ। अभी क्योंकि 1 घंटे तक उबैदुर रहमान का विर्द मैं करता रहूंगा तो वो तस्वीर ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सैयद उबैदुर रहमान साहब, बहुत बहुत माजरत, क्योंकि किसी किसी की पर्सनैलिटी इतनी जाजिब और इतनी वो होती है, मकनातीसी, कि फिर शेर साहब के वो आए कब, वो सामने भी आए तो हम बेखबर रहे, हम बेखुदी में उनको पुकारा किए मगर वो सामने भी आए तो हम बेखबर रहे। वही मामला हजरत अब सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम तारीख की भूल भुलैयों में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद बातें होंगी। और जनाब, खुश आमदीद। जी जनाब, माशाल्लाह। ये हजरत कब की तस्वीर है? ये शायद मैं 10th या 11th में था, उस वक्त की तस्वीर है। यानी 10th 11th से आप संजीदा हो चुके थे?
संजीदा मतलब मैंने, मेरी पहली जो, मतलब जो पहला मेरा मजमून शाये हुआ तो 9th क्लास में शाये हुआ था। और जो अच्छा। सीरियस मैंने पढ़ना शुरू किया था स्टफ, वो 10th से मैंने शुरू किया था। अच्छा, तो इसकी शायद बात, ये इसकी तफसीली बात होगी। ये तो बड़ा तफसीली जवाब है। ये हमारे माशा, वालिद मरहूम का फोटो है। ये बड़ा आ, अच्छी तस्वीर है साहब ये। इनका ये शायद एक ही फोटो है हमारे पास। इनको मैंने देखा नहीं, मुझे याद नहीं कि हमारे अब्बा कब थे। 3.5 साल में इनका, जब मैं था तो इनका इंतकाल हो चुका था। अल्लाह तो इस गरीब रहमत करे। गुड। याद तो खूब आते हैं, लेकिन देखा याद नहीं आता। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। आप तो ये अभी जवान हैं, ये नौजवानी की तस्वीर। नहीं, इट वाज माय हैवीएस्ट, आई वाज 80 किलो एट दैट टाइम। अच्छा। नाउ आई एम 65। अच्छा अच्छा। भाई वाह। ये तो शायद 4-5 साल पहले की, 4 साल पहले की तस्वीर है। बेटा है, इस बीटेक कर रहा साहबजादे है। का नाम क्या है? हसन, वाह वाह। हसन सैयद। हसन है नाम, मेरे बेटे का नाम एहसन। अरे वाह, तकरीबन सेम नाम, सेम सेम। नाम। वाह वाह वाह। चलिए साहब, यहाँ से हम काम की चीजें दिखाना शुरू करें। बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये। और कम से कम मुसलमानों के हर घर में ये किताब होनी चाहिए। और बल्कि वो पांचों किताबें होनी बहुत ज़रूरी हैं। जो उलमाज रोल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, इस पे भी बात होगी तफसीली। फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये हमें पता ही नहीं था कि साहब मुस्लिम एम्पायर साउथ इंडिया में भी थी, हम तो बस ताजमहल में ही खोए हुए थे। पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, केरल टू कश्मीर। वाह, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपने कर दिया साहब। ठीक है, बुक साइनिंग हो रही है। ये दिल्ली में ही है, ये कहाँ की तस्वीर? दिल्ली की है तस्वीर। दिल्ली की। ये एक तस्वीर हमने लगा दी, ये क्या है? बड़ी अच्छी है ये तस्वीर। ये ये तो मुझे जामा याद मस्जिद, है। जामा मुगल मस्जिद ही। टाइम जामा मस्जिद की तस्वीर है जामा जी। मस्जिद, हाँ जामा मस्जिद की आ रही है, जामा मस्जिद। ब्यूटीफुल फोटो, हाँ, बहुत अच्छी। वाह। ये रामपुर की रजा लाइब्रेरी का फोटो है, उसके सामने रजा बंदा है। लाइब्रेरी जी, हाँ, रामपुर जी। रजा। क्या लाइब्रेरी है साहब वो भी, वाह वाह वाह। हाँ, कलर चेंज कर दिया उसका। ये रजा लाइब्रेरी अंदर से है। जी हाँ। मेरे ख्याल में इंडिया क्या किसी भी दुनिया की लाइब्रेरी में ये कलेक्शन नहीं होगा, लाइब्रेरी के अंदर। आई डोंट बिल्कुल थिंक। ना, ना बिल्डिंग होगी, ना हाँ उसके अंदर जो काम है। जी हाँ, ये जो कलेक्शन है बहुत ही, बहुत अच्छी बात है। रजा बेदार, क्या नाम था उनका जो यहाँ आबिद वो, रजा बेदार। हाँ, है ना अभी? आबिद रजा बेदार साहब, ये तो खुदाबख्श लाइब्रेरी के वो थे, क्या नाम है, हाँ लाइब्रेरियन। अभी हाँ। उनकी बेटी शाइस्ता लाइब्रेरियन है वहाँ की। जी हाँ। तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था कि ये रामपुर जाएं आप, जाकर देखें। वहां वो तो गया उसमें था मैं, थी। पटना तो गया था, खुदा बख्श गया। अच्छा, बेदार साहब तो रामपुर के ही हैं। हाँ जी हाँ, पता है, इसीलिए उन्होंने बात के दौरान कहा कि आप वहां गए, जाइए जरूर। भाई वाह, खूबसूरत। ओहो, ये टीपू सुल्तान की तलवार टीपू है। सुल्तान की तलवार है, वाह वाह वाह। मगर इसके बारे में बड़ी कहानियां हैं, ये अब तक शायद ये कहाँ है ये इस वक्त? नहीं, ये तो 4 महीने पहले इसका, इसकी नीलामी हुई थी, तकरीबन 12 मिलियन पाउंड में बिकी है ये। अच्छा, बिक गई? हाँ। हमने देर कर दी। अच्छा। ये वो तलवार नहीं है जो विजय मल्ल्या के पास थी। हाँ ये अलग तलवार है। हाँ, ये अलग है। मगर 12 मिलियन, बाप रे बाप, ओफो। टीपू सुल्तान की हर चीज के बारे में हम्म। वहाँ, मतलब इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त शुरू तक, ये 18th सेंचुरी से ही जोश है लोगों में, बहुत जी। जबरदस्त, जो अब तक जारी। हम्म। ये कॉइन्स, ये ये कश्मीर जो है, आप देखें दुनिया में शायद 2-4 ही जगह ऐसी होगी हम्म। जहाँ किसी मतलब सूफी के नाम से सिक्का जारी किया हो।
ओह, बड़ी ये बात। जो है, हाँ, सूफी जो है कश्मीर के एक बहुत मशहूर हमदानी, हम्म। उनके नाम से जो है वो अ, सिक्का, मतलब तो ये उनको किस सन की बात है ये? ये तकरीबन 1450s 70s की 14। बात है। अच्छा जी। अच्छा। हम्म। हम्म। ये बहादुर शाह जफर हाँ, उनकी महर महर है ये। मुहर, वाह, ब्यूटीफुल। उनका अगर किसी ने वो देखा हो, क्या नाम है, निकाहनामा, हम्म। वो भी क्या कैलीग्राफ लिखा हुआ है भाई, जबरदस्त हो गई। अच्छा। हम्म। हम्म, मगर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, इसके बारे में बता दीजिए दोस्तों को। ये मुझे नहीं, ये हैदराबाद की जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, चलाने की इजाजत दी जाती है, यानी हैदराबाद के आपकी कलेक्शन से हमने निकाला है कि वो हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से मेरे ख्याल में हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है ये। और ये हाँ, ये बल्दिया की तरफ से है ये। हाँ, बल्दिया की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस है कि गाड़ी में कागज के बजाय हम्म, ये मोहर लगी, ये वो प्लेट लगी रहती थी। तो उस जमाने में तो बहुत ही रेयर था ना, लोगों के पास बहुत रेयर गाड़ियाँ गाड़ियां नहीं होता। थी जी। जी हाँ। मगर ये क्या है हजरत, ये देख के तो तबीयत तो मुकद्दर हो ये गई। किताबों का कब्रिस्तान है ये। ये किस जगह, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये रजा लाइब्रेरी से महज चंद कदमों के फासले पर है। ओहो। सौरत पब्लिक लाइब्रेरी है रामपुर में। हाँ। तो बहुत ही कदीम लाइब्रेरी है, बहुत मखतूतात हैं वहाँ पर, लेकिन उसका जो इन लोगों ने तिया पाचा किया उसके ठीक है, मैनेजमेंट ने। देखने से पता चल। जी हाँ। हो। अच्छा, ऐसी लाइब्रेरीज मैं देख चुका हूँ, कलकत्ते में भी देख चुका हूँ, और भी जगह बिहार में भी देखा है हमने, दिल्ली में भी देखा है, मगर ये तो हालत इसकी बहुत ही खराब है। मतलब ये कि उन जगहों पर इतनी कीमती किताबें नहीं होगी, इन लोगों को पता ही नहीं कि इन किताबों की ये कीमत क्या क्या है? है, इन मखतूतात की कीमत क्या है। ओफो। ये तो हेरिटेज को हमने बर्बाद किया है। बर्बाद किया है, खुद से बर्बाद किया, जी हाँ। तो रजा रजा लाइब्रेरी भी बर्बाद हो जाती अगर गवर्नमेंट ने उसको नहीं लिया होता अपने कंट्रोल में। अच्छा। हम्म। हाँ, रजा लाइब्रेरी का भी कोई फ्यूचर नहीं होता, खत्म हो जाती वो। हम्म। वो डिजिटल हुई है अब या नहीं अभी तक? वहां तो अभी पिछले 4-5 सालों से तो, यानी 3 सालों से तो वहाँ कोई डायरेक्टर है नहीं। तो जो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन चूंकि सिस्टम चला रहा है तो इसलिए महफूज है चीजें। जो खुदा बख्श लाइब्रेरी का हाल था अब तक, यानी पिछले सालों तक, अब तो आ गई है खैर उनकी बेटी वहाँ। जी। ओ माशाल्लाह, ये जबरदस्त चीज भाई। ये आप कहाँ पहुंच गए? ये जो है ये नागपुर में एक बहुत मशहूर दरगाह है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मुझे हाजरी नाम दी। याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा कौन किसकी दरगाह है, लेकिन बहुत बड़ी दरगाह है। और इनके बहुत इदारे वगैरह हैं अच्छा। इन लोगों के, हाँ बहुत। तो जब मैं गया तो उन्होंने जबरदस्ती पहना दिया, मैंने कहा चलो हाँ, आज हम एक एक अच्छी तस्वीर हो जाए। जी हाँ जी, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, ये अंजुमन गर्ल्स। ये नागपुर का एक कॉलेज है, गर्ल्स जी। कॉलेज, हम्म। जहाँ पर लेक्चर था मेरा, तो वहाँ पर वो डायरेक्टर साहब और पीछे खड़े हुए हैं उसके। हम्म। और ये साहब मैनेजर हैं शायद वहाँ के वो। रिसीव करना, अच्छा, ठीक। ये कोई अवार्ड? ये हैदराबाद का एक कॉलेज है, वहाँ कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है। हम्म। गुड। ये अंग्रेजी पढ़ाती है वहाँ पर, डीन है वहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट की, जो राइट साइड में है। क्या नाम नाम है इनका? नाम याद नहीं आ रहा, तो ये नाम के मामले में बड़ा कमजोर हूँ मैं। नहीं तो वो खजूर आप नहीं खा रहे आजकल? खजूर जो है उससे मोटापा बढ़ता अच्छा साहब। और दूसरी तरफ मुझे भाभी लग रही है ये। है। नहीं नहीं नहीं, भाभी अरे, नहीं ऐसा भिजवा दिया। थोड़ा कह भी मत दीजिएगा, हाँ, वरना हाँ, हाँ, हाँ। जान मुसीबत में आ कहेंगे आप जाएगी। हैदराबाद न जाइएगा दोबारा। अच्छा बात- अच्छा साहब। अब यहाँ से ये मामला जो है, हाँ, खुश जायका जो हमने कहा, तो ये जो चीज़ें आप लगाते रहते हैं और पब्लिक को ये भी बताते हैं कि साहब इसके बाद कितनी वर्जिश करनी है। तो ये लोग ये तो लोग फोटो फोटो जरूर देखते हैं खाने का, वो हाँ। ये नहीं देखते कितना जॉगिंग करता हूँ। वही मैं भी पूछूंगा आपसे, भाई वाह, क्या कबाब सेक के जा रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छी तस्वीर है ये, बहुत।
और मीठे के मामले में आप हमारे पीर भाई निकले। नहीं इसी तो मैं बता रहा हूँ, मीठा इतना पसंद है क्या बताऊँ आपको। नहीं, और बहुत मुझे भी बहुत पसंद और है। बहुत मुश्किल से उससे दूर रहता हूँ। नहीं तो मैं तो दुआएं हर वक्त उस बंदे को देता रहता हूँ जिसने मीठा इजाद किया। ये मुगलों, सारी दुआएं मुगलों को जा रही हैं आपकी। अच्छा, ये मीठा पहले इंडिया में मामला ये नहीं था? मतलब कुछ नहीं बड़ी था हमारे इंपॉर्टेंट बात यहाँ। आपने कही। देखिए जब और वो बाबर आया तो कह रहा है कि हिंदुस्तान में उसको दिल नहीं लगा। तो उसने कहा हमारे यहाँ क्या है यहाँ पर, ना मतलब मस्क कबाब है। मेलन, ना ना अंगूर है, ना हमारे यहाँ की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। तो सब चीजें तो वहीं से आई। अच्छा अच्छा, वाह। गाजर का हलवा भी वहीं से आया है, वेरी सेंट्रल। इंपॉर्टेंट। अरे वाह। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। हम्म। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप की इजाज़त के बगैर हमने लगा दिया है कि इस पे बात करेंगे। बताइएगा कि साहब ये कोर्सेज जो हैं कैसे कौन कर सकता है, क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो हजरत, 1 मिनट में हमने एक सदी का सफर कर लिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इससे पहले कि हम फिर बाद में गुम हो जाएं, बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आ चुके हैं। और जनाब मोहम्मद उसामा, हमारे उड़ीसा में एक दोस्त हैं, करम फरमाए, बड़े अच्छे। वो ज़रूर हर प्रोग्राम में आकर पहले दुआ देते हैं। अब ये नहीं बताते कि दुआ मुझे दे रहे हैं या मेहमान को दे रहे हैं, मगर चलिए, मेहमान के लिए है कि अल्लाह सलामत रखे। और मोहम्मद उसामा भाई, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। देखिए, सैफ महमूद भाई हमारे जिगर जनाब, बहुत ही मसरूफ। और सैफ भाई किसी प्रोग्राम में आए तो इसका मतलब है कि मेहमान कोई बहुत ही वीआईपी आया है साहब। और सैफ महमूद, क्या उम्दा इंतखाब है मेहमान का, जावेद दानिश भाई। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि आपको, यानी इन दिनों किस में मसरूफ थी। हाँ, रेख्ता से आपको, आपकी जान छूटी और आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ रेख्ता नहीं, हाँ लंदन से दिल्ली सब इनके कंट्रोल हाँ, में है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं साहब, मैं पहले जितना सलाम करता था, अब वो मैंने बढ़ा दिया है साहब भाई को सलामियाँ। नहीं, मैं बहुत ही नहीं, सैफ भाई की भी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़। और सादिका नासिर भाई, साहिबा हमारी टोरंटो ओटावा से देख रही हैं। टोरंटो की राजधानी, कनाडा की राजधानी है। और साइकोलॉजिस्ट हैं। आदाब मेज़बान और मेहमान दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम शाहिद अख्तर, डॉक्टर शाहिद अख्तर देख रहे हैं गुड़गांव से। हमारे बहनोई साहब हैं, अरे और वाह, शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर भी हैं। और आदाब कह रहे हैं। डॉक्टर साबिर रजा रहबर, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं इनकलाब के। ये पटना से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। एहसान ताबिश भाई सलाम कह रहे हैं, गया बिहार से देख रहे हैं। देखिए जनाब, बहुत अच्छा। उस्माना जमाल साहिबा तशरीफ ले आई हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, बड़ी संजीदा राइटर। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है साहब, आपकी इजाज़त से उबैद भाई, ये बता दूं कि उस्माना जमाल साहिबा की एक नई किताब आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी, तितलियों के रंग। मेरे ख्याल में यही रखी है, मैं आपको भी दिखा दूं। जरूर दिखाइए। ये किताब हुजूर, अ, तितलियों के रंग जो है ये, जनाब। हाँ दिख रही है माशाल्लाह। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब मुझे कल रात मिली है, मेरे ख्याल में परसों आ गई थी, कल हमने चेक किया तो आ गई है। तो ऑफिशियल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उस्माना जमाल साहिबा का। हमारी बड़ी बहन हैं, और अच्छी संजीदा अफसाना निगार है। ये अफसानों का, शॉर्ट स्टोरीज का मजमुआ है। और मिर्ज़ा खलील अहमद बेग टिबला जो है, अलीगढ़ के रिटायर्ड लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं, हमारे करम फरमाओं में हैं। और आजकल हनीमून तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में बच्चों से मिलने आए हैं। 50 के बाद भी जब निकलता है बाहर कपल, तो मैं उसको हनीमून ही कहता हूँ। तो आजकल मोहतरम जो है न्यूयॉर्क आए हुए हैं, और यहाँ से देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई। परवेज मलिकजादा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के साहबजादे, लखनऊ से देख रहे हैं। शफीक बेग हमारे अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, टोरंटो से देख रहे हैं। और जनाब अनजर हाशमी, ये एक और इम्पोर्टेंट नाम है। देखिए, ये इंडोनेशिया से आपके लिए सलाम आया, बहुत क्या अच्छा। बात है, सलाम और आपका। मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं
एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि अंजर हाशमी साहब ने कल ही भेजा है मुझे, और हमारे ड्रामे, हाँ मेरा रजी ऑटिस्टिक है, एक ऑटिज्म पे ड्रामा हमारा आजकल के ये वायरल हुआ हुआ है और 15 इंटरनेशनल जबानों में तर्जमा हुआ हुआ है। अंजर हाशमी ने कल बड़ी दिल जमई से इसको इंडोनेशिया भाषा में तर्जुमा कर दिया है। जी साहब। वंडरफुल। जी ग्रेट। इनका। जी साहब। उस्मान जमाल कह रही हैं, हजारों सालों का फासला बहुत दिलचस्प था, बहुत पसंद आया। एक अजीम तारीख भी है, और एक अजीम तारीख नविश मैंने मुअर्रिख भी आपके सामने बैठा हुआ है। और इफ़त नवीद, असलम परवेज, भैया आप जब तक ये नहीं लिखेंगे कि मकान का नंबर न लिखें, ये ज़रूर बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं। मैं ज़रा मेहमान को बताऊं तो कि साहब देखिए कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। सैयद परवेज जाफरी हमारे क्लास फेलो, हमारे जिगर हैं अलीगढ़ के, और नहीं सॉरी, सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, हमारे करम फरमाओं में हैं, और गोरखपुर से देख रहे हैं, देखिए साहब, और सलाम कह रहे हैं। उस्मान जमाल कह रही बहुत बहुत शुक्रिया जावेद दानिश भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने इतनी कीमती किताब भेजी। अच्छा, जैसे जैसे अब बातें होती जाएंगी, वो दोस्त जो नाम के साथ पता शहर नहीं लिखेंगे उनका नाम हम नहीं लेंगे। हुजूर आइए, बड़े अच्छे अच्छे लोग आपकी वजह से यहाँ मौजूद हैं, और आप एक संजीदा मौर्रिख हैं। हमने जिन मौर्रिख हिस्टोरियंस को कनाडा या दुनिया में के कहीं भी मुल्क में या इंडिया में देखा है, वो बहुत ही पजमुर्दा से और बहुत ढीले ढाले, अपने काम में तो बड़े मुस्तनद, मगर आप माशाल्लाह मौर्रिख से ज़्यादा शायर नज़र आते हैं राइटर के तौर पे आप बहुत ही खुश मिजाज। और तो ये बताइए कि ऐसा संजीदा कलमकार का बचपन अक्सर शरीर होता है, तो आपका कैसा था और कहाँ गुजरा, ये बताइए हुजूर। ये आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि भाई बचपन शरीर होता है? वाकईतन शरीर तो बहुत था मेरा बचपन। नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप शरीर थे जैसा। हाँ, ये बचपन बिल्कुल गुजरा कहाँ। बिल्कुल। हम्म। बचपन तो हमारा कई जगह गुजरा। कुछ दिन रामपुर में रहे, शाहजहानपुर में रहे, हम्म। और उसके बाद जो है वो फिर बॉम्बे चला गया, मैं बैंगलोर चला गया पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली, फिर दिल्ली में ही सेटल हुए। स्कूलिंग वगैरह दिल्ली में की आपने। मैंने जर्नलिज्म की तालीम बॉम्बे से हासिल की। फिर अच्छा। उसके बाद मैंने काफ़ी अरसे के बाद उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री में एमए किया जामिया मिलिया से। वाह। यही है। और फिर ज़्यादातर तकरीबन मतलब सफ़र तो रहता है, हम्म। हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के बाहर भी, लेकिन बेस जो है वो दिल्ली ही है। दिल्ली, हाँ जी हाँ। मुझे पता आप दिल्ली क्यों नहीं छोड़ते हैं, वो जो पकवान की बात अभी बाद में होगी साहब। नहारी नहीं तो मिलती यहाँ के खाने हाँ, की। जी हाँ, जी हाँ। और जिस जिस दुकान का नाम आपने लिया हुआ, मैं गया हुआ हूँ उन गलियों में, तो जी साहब बहुत ही, बल्कि बड़े मजे की बात याद आई कि यार जिन दिनों हम लोग अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, पुरानी दिल्ली में साहब अंदर बिल्कुल चितली कब्र अंदर जाकर एक नहारी की भी दुकान थी बहुत अच्छी, और एक ढाबा ऐसा था जहां अगर आप खाना ले रहे हैं तो रोटियों के साथ, तंदूरी के साथ साथ वो कढ़ी जो है फ्री में देते थे। तो हम लोगों ने साहब उस दुकान का बिल्कुल नक्शा हिफ्ज कर रखा था कि जब जाना है तो इसी जगह जाना है, कि चार लड़के जा रहे हैं और साहब वो कढ़ी फ्री में मिलेगी, तो इसलिए वहां जरूर चलें। तो और आपको मैं एक नया एड्रेस बता रहा हूँ, आपको एक नया एड्रेस बता रहा हूँ। हाँ यहाँ जो है दिल्ली में मतलब लाजपत नगर बहुत मशहूर जगह है। हाँ हाँ, बात वहाँ समझ। बहुत मशहूर वो अफगानी रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा खाना होता है। तो हम्म। वहाँ रोटी फ्री में मिलती है। अरे वाह वाह भैया, ये आपने काम की बात बताई। ये नहीं, ये बड़े मजे की बात हमने वहां भी देखी। मैं मदीना मुनव्वरा गया, तो वहां उन्होंने कहा कि साहब सालन आप कोई भी खरीदे रोटी फ्री। मैंने कहा भाई वाह, बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। और रोटी भी माशाल्लाह बहुत ही भारी भरकम, यानी एक बहुत भारी, रोटी आप यहाँ भी। हाँ, यहाँ अकेले, भी। अकेले नहीं खा सकते एक रोटी। बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आ गए। आरिफीन सुल्ताना हमारी दोस्त हैं, ये भाभी भी हमारी दोस्त की बेगम है, और ये कोलकाता से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। आसिया आदाब। कबीर, डॉक्टर आसिया कबीर, साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये साइकेट्रिस्ट हैं,
माशाल्लाह न्यूयॉर्क से देख रही हैं। आसिया हम्म। भी अलीग हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं और सलाम आपको कह रही। राना शिराज असलम भाई हमारे बड़े नौजवान दोस्त हैं, ये बॉर्डर के उस पार लाहौर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं जी साहब। और जनाब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साजिद अली भाई। साजिद अली साहब मेरे ख्याल में लाहौर से देख रहे हैं और शायद तकल्लुफ कर रहे हैं कि लाहौर बताने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो मगर बता सकते हैं हुजूर, ऑनलाइन जो है कोई वीज़ा मामला नहीं लगता। और जनाब हबीब मुर्शिद खान हमारे सीनियर करम फरमा हैं, पटना या गया से शायद देख रहे हैं। और हबीब भाई का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आप सीनियर हैं इसलिए नाम बता दिया, नौजवान दोस्तों को पता लिखना जरूरी है। तो आपने वालिद को नौ उम्र में खो दिया, हमारे वालिद भी बहुत जवानी में चले गए थे, मगर मैंने उनको बचपन में देखा है। फिर तालीम का सिलसिला, इतनी तालीम आपने माशाल्लाह हासिल की, उसके में कबाहत नहीं हुई? देखिए चैलेंजेस तो बहुत हुए, मतलब जी ये कि बहुत चैलेंजेस उसके। आप देखें यतीमी की जिंदगी जो होती है उसमें चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो इज्जत एक रखी। बचपन से जो पढ़ने की आदत पड़ गई। आप देखें मैं जब 8th में था तो इब्न सफ़ी को पढ़ा करता था, और पढ़ के बिस्तर के नीचे रख दिया करता था अपने, मतलब गद्दे के नीचे। हमारी वालिदा जो है हमारी किताबों से, उन नॉवलों से बोन फायर बनाया करती थी। मुझसे ओहो। बदतमीज, ये क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, अच्छा। हाँ। मौलाना मौदूदी को पढ़, दूसरी हाँ दीनी किताबें पढ़, ये जी। क्या पढ़ रहा है, स्कूल का पढ़। हाँ हाँ। और मैं अच्छा साहब, हबीब मुर्शिद खान साहब कह रहे हैं कि आज फिर एक यादगार प्रोग्राम भागलपुर से देख रहे हैं आप, बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। और फिर कलम से इश्क कैसे और क्यों कर हुआ? पढ़ने का तो आप बता रहे हैं, मुताला बहुत अच्छा है। देखिए पढ़ने का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो राइटिंग ही होता है। बिल्कुल सही। और राइटिंग के मैं, लिए पढ़ना जरूरी है। बल्कि मेरी वालिदा कहती हैं कि हम लोग चूंकि वालिद थे नहीं, तो जब मैं बहुत छोटा था, 4th 5th में, तो रात में कभी वो उनको कहीं आवाज़ आती थी कि कुछ, मतलब कहीं बाहर कोई है तो नहीं, चोर वोर तो नहीं है। तो मुझसे कहते थे कि उबैद, घर में मुझे तनवीर कहते थे कि तनवीर देख तुम जग रहे हो। मैं कहता हाँ जग रहा हूँ। और मैं पढ़ता रहता था उस वक्त भी किताबें, 4th 5th में भी। तो जो पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो ऐसा रहा कि मैं कुछ साल, 2 3 साल मदरसे में पढ़ा। तो मदरसे की लाइब्रेरी में तकरीबन 2000 किताबें थी, वो मैंने 2.5 साल में तकरीबन खत सब पढ़ डाली थी। भाई उस मदरसे का नाम बताएं, ये तो वाहिद मदरसा होगा जिसमें किताबें लाइब्रेरी हो। नहीं नहीं, सारे मदरसों में लाइब्रेरी होती है तकरीबन। अच्छा। डिसेंट लाइब्रेरी मैं बता रहा हूँ, अगर आप मज़ाहिर उलूम जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि वहाँ की लाइब्रेरी, मतलब क्या ज़बरदस्त कैटलॉगिंग है। अरे आप वाह। दारुल उलूम देवबंद चले जाइए, किसी अब भी कायदे देवबंद से वगैरह तो है, ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो हाँ बड़ी जगह है जी। नहीं, किसी भी कायदे जहाँ तालीम होती है 7 8 साल की, हम्म। उन सारे मदरसों में बहुत अच्छी लाइब्रेरियाँ होती हैं बिलवुम, इल्ला वाह माशाल्लाह नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खबर है ये, वंडरफुल। साहब तो फिर लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो पहले क्या लिखा आपने? उर्दू के जवान शायरी पर, फिक्शन पे लिखना शुरू करते हैं, ध्यान दिया करते हैं। आपको तारीख में दिलचस्पी कैसे होगी, तो लिखा क्या आपने पहले? नहीं देखिए, मुझे जो है वो बहुत बचपना था। हम्म। तो उस वक्त मैंने दीनी किताबें पढ़ रहा था काफ़ी सारी। हम्म। तो जैसे मैंने कहा कि मदरसे की लाइब्रेरी थी, तो बचपन से, बल्कि जो रामपुर में जब हम रहते थे कुछ दिन रहे, तो मकतबा अल असनाद जो था, जो नूर बतूल और अल असनाद वगैरह जो मैगजीन निकालते थे, हम्म। तो उसके एडिटर जो थे मुर्तज़ा साहिल साहब, उनसे मेरा मुआहदा था। मैं 7th में पढ़ता था उस वक्त। ओहो। कि मेरे पास हमारे यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर से एक मैगजीन आता था कि मैं उनको दूंगा पढ़ने के लिए, वो मुझे पढ़ के वापस करेंगे, और वो अपने इदारे के सारे मैगजीन मुझे देंगे परमानेंटली, मुझे ये तो डील वापस थी। नहीं अच्छा दूंगा। अच्छा। तो मैंने सबसे पहला जो मजमून लिखा वो नूर के लिए लिखा था, एक ओहो। क्लास। वंडरफुल। और उसके बाद फिर मैंने दावत, एक सहरोजा अखबार था निकलता था जो अब दावत वीकली हो गया है, हम्म। उसको लेकर लिखना शुरू किया। तो वो सीनियर लोगों का था और मैं 10th में पढ़ता था। तो सुने लोग क्या कहते हैं
कह रहे ये 10 साल, ये मतलब 15 साल का बच्चा ये दावत में कैसे लिख सकता है, ये तो दूसरा कोई बुजुर्ग होगा लिखता होगा। हाँ। तो मैंने सैयद उबैदुर रहमान शाहजहानपुरी लिखना शुरू किया अच्छा। हम्म। उर्दू में। तो उसके बाद जो है हमारे एक बुजुर्ग दोस्त, मतलब उनका इंतकाल हो गया, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, सैयद मोहम्मद इकबाल साहब, गया के। ईसाइयों में थे वो भी, जमात में भी थे, जमात इस्लामी में। जमात में हमारे अब्बा भी थे, मेरा कोई जमात से लेना देना नहीं, और लोग कहते हैं कि नाखल्फ है, जमात में है नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, यार उबैद मियाँ, उर्दू में लिखने का कोई फायदा नहीं होता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कम से कम हम्म। उस जमाने में इंडिया में। इल्ला माशाल्लाह एक्सेप्शन तो होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अंग्रेजी में लिखना शुरू करो। तो मैंने जब 12th में पढ़ता था तो अंग्रेजी में लिखना शुरू किया मैंने। और पहले खतूत से सिलसिला शुरू किया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में खतूत लिखता था। फिर नेशन एंड द वर्ल्ड जो सैयद हामिद का मैगजीन था उसमें लिखना शुरू किया। फिर मैंने जर्नलिज्म कर लिया, तो उस तरह जो है वो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। हम्म। अच्छा साहब, जफर आलम साहब देख रहे हैं, सलाम फ्रॉम फरीदाबाद। और सऊदुल हसन भाई देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं बता नहीं रहे। तो हमारे जैन रामिश भाई हजारीबाग से देख रहे हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, मेरे ख्याल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और रामिश, जैसे जैसे और नाम आएंगे मैं बताऊंगा आपको। हुजूर, हिंद के मुसलमान जो हैं हमारे, वो नॉस्टैल्जिया को सीने से लगाए रखते हैं, मगर मेरे ख्याल में तारीख बीनी और तारीख नवीसी पर कम कम दिलचस्पी ली गई है। हम इसी में खुश हैं कि हमारे अजदाद ने ताजमहल बनाया था। क्या ख्याल है आपका? ताजमहल और मुगलों से आगे तो हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ। मेरी अगर आप देखें कि, बल्कि अभी मेरी क्लास चल रही थी, वो बहमनी और बीजा वो विजयनगर किंगडम के बारे में था, साउथ में जो मुसलमानों की सल्तनतें थी। तो उसमें हम जो है अगर जानते हैं तो, मतलब या तो दिल्ली सल्तनत के लोगों को जानते हैं जो बादशाह गुजरे, या मुगल्स के। साउथ इंडिया में दूसरे इलाकों में, मतलब मालवा में, गुजरात में, बंगाल में, कश्मीर में जो मुसलमान सल्तनतें थी, उनकी जो तारीख थी, उन्होंने जो मतलब कल्चर में और आर्किटेक्चर में जो उनका वो है, और हिस्टोरी हाँ। हिस्ट्री, उसको तो हमने प्रिजर्व करने की कोशिश ही नहीं की। बहमनी एम्पायर तकरीबन 1347 से लेकर 1500 तक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसका हम्म। उसके बारे में कोई नहीं जानता। आप कोई नहीं विजयनगर एम्पायर के बारे में जानते हैं, क्योंकि विजयनगर जानता। एम्पायर के बारे में लिखा है, काफी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। बहमनी सल्तनत या बहमनी एम्पायर, जिसको विजयनगर एम्पायर ट्रिब्यूट दिया करती थी, एनुअल ट्रिब्यूट सालाना, उसको कोई नहीं जानता। हम्म। ये बड़ी बदनसीबी है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि साहब वो आधा तीतर आधा बटेर, हमारे वक्तों में तारीख का निसाब था तो ज़रूर, वो मुग़ल और शुमाली हिंद पे ज़्यादा जोर उसी को, जैसे आप बता रहे हैं, जनूब यानी साउथ इंडिया का जिक्र नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना था। यकीनी बात बताइए। फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, इस किताब के बारे में कुछ बताएं कि ये क्या डील, कहाँ तक कवर किया आपने? देखिए, फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये डेक्कनी सल्तनत जो बहमनी एम्पायर थी, उसके बाद जो जब वो कमज़ोर हुई तो वहाँ पर 4 बड़ी सल्तनतें बनी। उसमें मतलब अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, और गोलकुंडा या हैदराबाद की कुतुब शाही सल्तनत थी। दो और छोटी, एक बरार की थी और एक बीदर शाही, और छोटी सी सल्तनत थी वहाँ पे। तो ये दोनों बड़ी, ये तीनों जो थी वो काफ़ी बड़ी सल्तनतें थी। और उनसे पहले जो बहमनीज थे, तो अभी मैं जो तस्करा कर रहा था कि बहमनीज में जो है, एक हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स, एक रियून देखते हैं, जब बीदर का तस्करा होता है साउथ का, तो मदरसा महमूद गवाह का तस्करा होता है वहाँ पर। बीदर में एक बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग, आधी टूट गई है, आधी बची हुई है। वो महमूद गवान ने 1470s में वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर मतलब उन्होंने स्कॉलर्स को रिक्रूट किया था कि वहाँ रहें। तालीम बच्चों की फ्री थी। और मतलब ये कि इन्होंने, इनका अपना पूरा खजाना, मतलब महमूद गवान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे बहमनी एम्पायर के, और उनके 2 बादशाहों के ये मतलब तालिक भी रहे थे। और जबरदस्त आदमी, अजीब अजीब पर्सनालिटी, मतलब राइटिंग में उसका वो अच्छा शायर। उसकी किताब अभी भी आप देखें आर्काइव पर, उसकी किताब मौजूद है अभी भी उसका। बल्कि मैंने
हम रशीद हारून खान शेरवानी ने उनकी जो बायोग्राफी लिखी है जबरदस्त है। हम फिर दूसरे वहां पर जो एक जो आखिरी बड़ा बादशाह था मोहम्मद शाह जफरी, उसकी माँ जो थी नरगिस बानो बेगम, उसने तकरीबन 15 साल तक उस एम्पायर को चलाया। और उसके दो बच्चे, पहले एक जो है वो उस बादशाह बना अपने बाप के इंतकाल के बाद, जो तकरीबन 12 साल में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर उसका बड़ा भाई जो है वो बना। और वो ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बहमनी एम्परर्स। उस औरत को जो है, उस औरत का हमने नाम ही नहीं सुना। हम जानते हैं दिल्ली में तो मतलब ये रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का नाम जानते हैं, या साउथ में हम जानते हैं तो चांद बी का नाम चांद भी। जान। लेकिन इनका तस्करा किसी ने नहीं सुना। एक और बड़ी खातून थी, मतलब ये कि अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने बहमनी सल्तनत 1347 में बनाई, उसकी जो वाइफ थी वो तकरीबन 1360 में हज करने के लिए यहाँ से मक्का गई। हम्म। 2000 लोगों के साथ यहाँ से गई। और वहां उसने, कहते हैं कि 5000 जोड़ों की शादी कराई। ओह। जो दक्कनी सल्तनत की जो एम्प्रेस थी, मदर एम्प्रेस, वो वहां गई और 5000 बच्चों की जो शादी कराई, उसमें लड़कियों को उसने वो भी दिया, मतलब जो हमारे यहाँ शादी में देते हैं, जहेज भी दिया, और लड़कों की तरफ से महर भी दिया। वाह। लेकिन ऐसे ऐसे जो ऐसे लोगों मतलब का कोई जिक्र नहीं, हमें हमें नहीं पता, अब दुनिया को क्या पता। फिर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा ये कि जो बड़े बड़े मतलब सूफीज आए, आप देखें, दक्कन जो है वो सूफियों का मरकज है। बीजापुर में अकेले तकरीबन 300 सूफिया कराम की कब्रें, जिसमें 15 जो है वो खवातीन हैं। ओह आपको वो। पूरे हिंदुस्तान में अव्वल ताखिर किसी खातून सूफी का टॉम्ब वो नहीं मिलेगा, टॉम्ब नहीं मिलेगा आपको। नहीं नहीं। उसकी वहां पर बाकायदा कब्रें हैं जिसको हिफाजत होती है, और जिस पर बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है। हम्म, हम्म, तो आपने जो सवाल किया था, एक्चुअली मैं उस सवाल से हट गया। उसमें जो है मेरी जो किताब है उसमें तज़किरा है बहमनी सल्तनत का, उसमें तज़किरा है आदिल शाही सल्तनत का, उसमें कुतुब शाही का है, और उसमें है निज़ाम शाही का। उसमें साउथ इंडिया की जो सबसे पुरानी इंडिपेंडेंट सल्तनत है वो जो मदुरई में है, माबार, रियासत माबार उसको कहते थे, तकरीबन 50 साल तक रही थी। उसका तस्करा है जो 1333 में बनी थी। और उसके बाद उसमें तस्करा है फिर जो आखिरी बड़ी सल्तनत जो मुसलमानों की साउथ इंडिया में थी, वो मैसूर सल्तनत का है। हम्म, तो तकरीबन 600 700 650 पेज सफ़ात की किताब है। इसमें 350 सफ़ात तो सिर्फ बहमनी एम्पायर के ऊपर है, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिस्ट्री में, वो ज़बरदस्त है। लोग समझते हैं कि बहमनीज जो थे वो शिया थे, वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी थे। और फिर जो बाकी जो सल्तनतें थी, जैसे अहमदनगर और बीजापुर की जो आदिल शाही सल्तनत थी, उसमें से भी ऐसा होता था कि भाई बादशाह होता था शिया, उसका जो अतालिक होता था वो सुन्नी होता था। हम्म, बल्कि ऐसा भी हुआ कि बादशाह भी सुन्नी हुए। तो हमारे लोगों फिर, लेकिन एक सानिया हुआ कि बाद में जो है औरंगजेब ने या मुगलों ने उसको तकरीबन ख़त्म करने के दर पे हो गए और ख़त्म करके दम लिया। अगर शायद ख़त्म नहीं हुए होते वहाँ पर तो जो साउथ में मराठों का जो राइज हुआ वो नहीं होता। क्यों, मराठे जो थे सारे एम्प्लॉयमेंट में थे, अहमदनगर की और बीजापुर की। हम्म, और उसका जो क्या नाम है, हमारे शिवाजी का जो बाप था, साहू जी, मतलब हाँ, वो शिवाजी का फादर जो था वो बाहमनी एम्पायर, उस मतलब ये बीजापुर का जो था उसका एक जनरल था। हम्म। और कभी भी उसने उनके साथ वो नहीं किया, मतलब बैक अगर स्टेपिंग। ये अगर क्या निसाब में ये चीजें नहीं है इंडियन हिस्ट्री की? देखिए, निसाब में ही नहीं, हमारी जो मीडिएवल हिस्ट्री है उसकी आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो साउथ में जो आप पढ़ेंगे तो बहमनीज को जो है वो फुट नोट में दे दिया गया है। उसके बारे में मेन किताब में शायद एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ हो, फुट नोट्स में है। मेरा एक बुक लॉन्च का प्रोग्राम था हैदराबाद में इसी साल, मतलब 23 में, एक बड़े मतलब ऑडिटोरियम में। तो हमारा जो जो डिस्कशन थे, जो साहब सवाल कर रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल एडिटर, उनके जो वो है उसके अफेयर्स के एडिटर हैं वो थे। तो कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री क्यों नहीं लिखी। हाँ।
से सवाल किया, साउथ इंडिया, इसको साउथ इंडिया की हिस्ट्री लिखने से किसने रोका था? एक साहब गुजरे हैं जिनके नाम हारून खान शेरवानी है। उन्होंने कुछ अच्छी किताबें साउथ इंडिया की, जैसे बहमनी सल्तनत पर एक तारीख की किताब लिखी थी। महमूद गवाह के ऊपर एक किताब लिखी हुई थी उनकी बायोग्राफी पर। और हैदराबाद की हिस्ट्री पर एक किताब लिखी थी कुली कुतुब शाह पर। लेकिन वो किताबें नापीद है, आपको अवेलेबल ही नहीं कहीं। हम्म, आपको चाहिए तो नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, अवेलेबल ही नहीं है। तो न सिर्फ ये कि नॉर्थ के हिस्टोरियंस ने इंसाफ नहीं किया साउथ के साथ, बल्कि नॉर्थ के हिस्टोरियंस ने भी मुगलों और दिल्ली सल्तनत के अलावा किसी के साथ इंसाफ ही नहीं किया। कुछ बात नहीं की, हाँ। क्योंकि हमारा वी वर कंप्लीटली फिक्सेटेड एट दिल्ली, कि हम्म, दिल्ली सब कुछ है। हम्म, हालांकि अगर आप देखें कि जब 1398 99 में जब तैमूर ने दिल्ली पर कब्जे हमला किया था, तो दिल्ली सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई, तकरीबन छोटी सल्तनत रही दिल्ली और आसपास। उस जमाने में बहमनी जो थी वो शोर टू शोर एम्पायर थी। ओहो, और हाँ, और उसका जो वो था, क्या नाम है, उस वक्त फिरोज शाह बहमन वहाँ का बादशाह था। उसने एक एम्बेसी भेजी ताशकंद तैमूर के पास, और तैमूर ने उसे अपने बेटे का नाम दिया। और उसके कहा कि तुम गुजरात के भी बादशाह हो और मालवा के भी बादशाह हो, तुम्हें देता हूँ। लेकिन उसका तस्करा कहीं नहीं आता। हम्म, तो ये हमारी बदनसीबी है कि हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में हम लोग खुद एक उसको। तो हम बात नहीं करते। हम्म, और दूसरे ये कि जो भी हमारी हिस्ट्री की बात होती है वो दिल्ली से शुरू होती है और दिल्ली में खत्म होती है। खत्म हो जाती है। मैं बता दूं आपको, दिल्ली ना तो मुसलमानों की तारीख की इब्तिदा है ना इंतहा। हम्म, मुसलमानों की तारीख शुरू होती है, सबसे पहले जो मुसलमान आए वो आए मालाबार में, केरला में। उसके तकरीबन 400 साल के बाद मुसलमान दिल्ली पहुंचे। और हमारी हिस्ट्री जो शुरू होती है वो दिल्ली से शुरू होती है। तो बताइए, बुलाजबी कहेंगे इसे और क्या कहेंगे? हम्म। अल्लाह माफ करे हमें। मैं कता कलामी, ये सवाल है मेरा फौरन दूसरा सवाल है। कशफुद्दुजा जवान रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे, और आपको आदाब अर्ज कर रहे हैं। और ये जनाब मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से देख रहे हैं जी साहब। और रिजवानुल हसन भाई ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये बॉम्बे से देख रहे हैं, मुंबई से, अब तक मैं बॉम्बे कहता हूँ, मुंबई से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। फसीम ताबिश भाई लखनऊ से देख रहे हैं, और अभी आदाब करने वाले हैं। तो ये जो किताब दूसरी एक है, पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, केरला टू कश्मीर। अभी आप जब बता रहे थे तो ये इसके बारे में तो थोड़ी सी तफसील बताएं कि इस किताब की रोशनी में क्या क्या सिनेरियो है। ये किताब जो है वो मतलब ये कि एडिटिंग के फाइनल मराहिल में है। हम्म, और इस जाने जाने वाली, इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आ जाएगी ये, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जो नरेटिव चलता है वो ये कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर से फैला। हम्म, और एक सर्टेन आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो सुबह शाम इसी के बारे में रोना रोते रहते हैं। और हमारे अपने जो हिस्टोरियंस हैं और हमारे अपने जो लोग हैं वो भी समझते हैं कि मतलब सेंट्रल एशिया से हम घोड़ों पर सवार, थोड़ा बता रहे। हाँ, और तलवारें लगाए हुए हम हिंदुस्तान पहुंचे और हमने दिल्ली फतह किया, फिर साउथ चले गए और फतह करते हुए। तो ये कहानी बिल्कुल गलत है। ये तो सही है कि 1712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आए थे और उन्होंने कुछ दिन हुकूमत की, चले गए, खत्म हो गए। लेकिन असल में जो आप देखें, 7th सेंचुरी में इस्लाम की इब्तिदा हुई मालाबार में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसके उनकी जिंदगी में या उसके 10 12 सालों के बाद ही मालाबार, कोरामंडल यानी तमिलनाडु, और ये गुजरात और महाराष्ट्र का जो पूरा साहिल है, वेस्ट कोस्ट हमारा, उस पर मुसलमान आते आते थे। और तिजारत। 8th सेंचुरी में मसूदी लिखते हैं, बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, मसूदी ने कहा है कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर मुसलमानों की आबादियां थी, 40 40 हजार की आबादियां थी ओहो। 8th सेंचुरी में। तो हम्म, और कोरोमंडल में भी यानी तमिलनाडु में मुसलमान काफी मौजूद थे, और फिर मालाबार में भी मुसलमानों की, मतलब अरबों के इस्लाम से पहले ही से इंडिया से ताल्लुकात थे। उसके बिजनेस, ट्रेड तिजारत। ताल्लुकात, हम्म, तजारती ताल्लुकात थे। तो जो मुसलमान जब जाया करते थे वहाँ, अरब जब जाया करते थे अदन से या हजरे मौत से जब सुमात्रा जाया करते थे, तो बीच में पड़ता था ये मतलब मालाबार। तो मालाबार में रुकते थे, यहाँ से पेपर और दूसरी जो क्या नाम, काली मिर्च और दूसरे मसाले लेके, बहुत ही मतलब लक्रेटिव वो बिजनेस था उस वक्त। हम्म, तो जब वहाँ पूरा मुसलमान किया इन्होंने, मालाबार में सब मुसलमान हो गए, वो मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया में, सुमात्रा में, जावा में, दूसरी जगहों पर। तो यहाँ पर जब रहे तो यहाँ पर क्यों ये ताल्लुकात नहीं होंगे?
तो आप देखें कि यहाँ पर मतलब कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम आर्मी ने मिडिवल पीरियड में वहाँ हमला नहीं किया। जो हमला हुआ मालाबार पर, मुस्लिम फौजकशी आप जिसको कह सकते हैं, वो हैदर अली ने की थी। वो तकरीबन 1760s में की थी। और एक अराक्कल सल्तनत जो है केरला में तकरीबन 12th सेंचुरी से चली आ रही है, कभी कोई हमला नहीं हुआ। वो एक अरब शहजादा था। आप देखिए, बड़ी रोमांटिक स्टोरी है। अब आप जैसे रोमांटिक आदमी के सामने तो ऐसी चीजें आएंगी निकल निकल के। बताएंगे। सल्तनत हिंदुस्तान की शायद अकेली सल्तनत होगी जिसमें क्यूपिड की वजह से, मतलब इश्क की वजह से वो वजूद में आई। एक जो वहाँ का लोकल बादशाह था, उसकी लड़की को एक अरब शहजादे, एक अरब जो है वो ट्रेडर से मोहब्बत हो गई। वाह। के सामने, उसके माँ बाप के सामने कोई वो नहीं था, चारा नहीं था, उन्होंने शादी कर दी। तो अरक्कल सल्तनत जो है वो अभी तक थी। मतलब ये कि उनका जो सिलसिला चला आ रहा है वो किसने, बारबोसा एक बहुत मशहूर पुर्तगीज वो है एडवेंचरर, उसने 52 बादशाहों के नाम डॉक्यूमेंट किए हैं कि ये अरक्कल फैमिली में। हम्म। और अभी उसमें क्या होता था, जब मर्द होता था तो वो बड़ा होता था तो वो बादशाह बनता था, और अगर लड़की है तो वो बादशाह बनती थी। तो उनके यहाँ अभी मतलब जो लास्ट जो वो थी वो आ, खातून थी वहाँ बादशाह। और अभी भी वो चल डायनेस्टी चली आ रही है, खत्म नहीं हुई है। अभी भी हाँ अभी भी मतलब दे वो आर ट्रेडिशन, जी हाँ। नहीं, हाँ। बल्कि हाँ। हमारे वहाँ अभी हैदराबाद में एक साहब से मुलाकात हुई, तो वो कह रहे हैं कि मैं अरक्कल फैमिली का हूँ, कल ही उन्होंने बताया। हम्म। अच्छा अच्छा। तो ये सब फरीदा अहमद हमारी भाभी हैं। हमारे दोस्त साईं सुच्चा साहब, मुश्ताक साहब की बेगम हैं। और ये आपको दानिश भाई और मेहमान मोहतरम को सलाम, स्वीडन से सलाम अर्ज कर रही हैं, स्टॉकहोम में रहती हैं। और बहुत मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, शुक्रिया। तो और नेहा रुबाब, यंग डेडिकेटेड राइटर हैं, और इलाहाबाद से देख रही हैं आपको, आदाब कह रही हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे क्या बात। मेहमान, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और ये याद रखें दोस्तों को, ये है कि साहब, जब आप बताइएगा तभी नाम लिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों का मैं बता रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग बातें हमारी हो रही हैं। तो ये एक पीसफुल एक्सपेंशन इस्लाम का इस तरह से हुआ। मैंने ये जो कहानियां हैं, बल्कि मैं उसके ऊपर दास्तान गोई भी करना चाह रहा हूँ कि साहब घोड़े पे आए थे और फिर ऊंट पे लाद के ले गए। समझे? ये चीज हर जगह सही नहीं है। अब मगर जो पुरानी साउथ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया में यानी जगह शायद केरला में कहाँ एक कदीम मस्जिद है। और इसकी तर्ज तामीर आप ही बता रहे थे शायद, हाँ, ये एक मंदिर की तरह है। इसकी क्या हिकमत है, क्या कहानी बताइए। नहीं, वो जो मस्जिद है एक्चुअली क्या है, जब वो कहते हैं कि पेरामन चेरुमल चरम हाँ, पेरामन चेरुमल जो है वो एक बादशाह था हम्म। 7th सेंचुरी का, जो जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक लीजेंड का कहना है कि वो जो है उसने शकुल कमर जो है कि जब अल्लाह के सब के ज़माने में जब वो चांद के दो टुकड़े किए थे अल्लाह के इशारे से, तो उसने वो देखा और उसे लगा कि यार ये तो क्या है। उसको थोड़ी मतलब ही वॉज सॉर्ट ऑफ क्यूरियस टू नो अबाउट इट, क्या हुआ। तो अरब आते थे केरला में, और वहां से वो जाते थे श्रीलंका की तरफ, जहां पर आदम के कदम जो कहते हैं ना कि यहाँ हज़रत आदम इस्लाम उतरे। तो अभी तो नहीं, एक जमाने में मिडिवल पीरियड में वो एक पिलग्रिमेज साइट थी जहाँ से अरब आया करते थे और जाते थे। तो वो चलता था वहां पर। तो उसने, उस बादशाह ने देखा उसको, और फिर वो बाद में मुसलमान हो गया। कहते हैं कि वो चला गया था यहाँ से। और फिर उसके बाद जो है वो उसी जमाने में जब वो गया तो उसने, उसके साथ जिन लोगों के साथ गया था उनसे उसने कहा, जब उसका इंतकाल होने लगा उसने कहा कि तुम लोग जाओ और वहां जो है दीन फैलाओ। उसने लेटर लिख के दिया जो उन लोगों को छोड़ के गया था, जिन बादशाहों को। यानी जो उसने अपनी जो मालाबार की सल्तनत थी उसको 5 जगहों पर तकसीम किया था। तो उसका कि सबके नाम लेटर लिख के दिए, जाओ वहां पर। तो ये लोग आए, मलिक मालिक बिन दीनार और मालिक बिन हबीब और कई और लोग थे, 40-45 लोग थे, वो आए। और उन्होंने उसी जमाने में, मतलब 7th 8th सेंचुरी में, शेख जैनुद्दीन, एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है शेख जैनुद्दीन मखदूम, उनकी किताब है 16th सेंचुरी की। उसमें उन्होंने बताया कि वो शायद 7th सेंचुरी नहीं, 8th सेंचुरी की बात है कि इस्लाम का वाकया,
और उसी जमाने में जब वो लोग आए तो उन्होंने जितने भी 8 जगहों पर मस्जिदें बनाई थी। तो तारीखी जो उनसे पता चलता है कि वो जो मस्जिद है वहाँ पर, उसका नाम मुझे जगह का नाम जहन में नहीं है, वो उसी वक्त मस्जिद बनी थी और उसमें बाद में वो एक्सटेंशन हुआ। उसका जो पुराना दरवाजा है वो अभी भी शायद वही उसी उसी जमाने का है। इस जमाने को। और जो मस्जिद के बारे में जो तस्करा कर रहे हैं, ये मस्जिद जो है तमिलनाडु की मस्जिद है जो आपने तस्करा किया। हम्म। वो तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और ये तकरीबन 8 सेंचुरी की मस्जिद है वहाँ पर, तमिलनाडु में 8 या 9 सेंचुरी की। और वो तकरीबन बिल्कुल मंदिर के स्टाइल में बनी हुई है। अभी उस है समय, ही? हाँ अभी है ना। अच्छा। हम्म। मैं आपको बात बताऊंगा, आपने वो जो नाजरीन के साथ उसको इंशाल्लाह शेयर कर देंगे बाद में। तो वो जो है बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और उसके बारे में अभी जो फोटोज मैंने कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, वो आपकी शायद आप मिस हो गई। वो नहीं, बहुत शानदार। तस्वीरें तो 100 तस्वीरें हमने निकाली थी, मगर यहाँ गुंजाइश इतने की नहीं थी। तस्वीरें तो बहुत सारी निकली और बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं वो। तो यानी, और किस जगह है? चेन्नई में है ये मस्जिद? चेन्नई नहीं, मैं मेरे जहन तिरुचिरापल्ली में है या हाँ, उसके तृष्णापल्ली में। आसपास। हाँ, शायद हमने सुना तृष्णापल्ली में। मगर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है, आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मंदिर की तरह है। मतलब वो उसके अंदर जो पिलर्स हैं हम्म। वो दे लुक लाइक टेम्पल्स। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहता कि वो मंदिर के पिलर है, क्योंकि उस जमाने में सबको पता है मुसलमान वहां थे मौजूद। हम्म। और वो मुसलमान जो थे वो आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट्स यूज किए उन्होंने वो लोकल आर्किटेक्ट्स थे। हाँ, तो उन्होंने अपने मंदिर तर्ज। मंदिर का स्टाइल है, लेकिन उसमें फ्यूजन है अरब का थोड़ा सा। हम्म। तो दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू। हम्म। और हैरत है, अब तक नहीं कहा गया कि साहब ये तो मंदिर ही है, ये यहाँ नमाज ये लोग जबरदस्ती पढ़ रहे थे। आप पहुंचे नहीं है। अभी पहुंचे नहीं। अच्छा। हमारे मुश्ताक अहमद भाई स्टॉकहोम से कह रहे हैं कि साहब मैं भी मौजूद हूँ यहाँ, यानी प्रोग्राम वो भी देख रहे हैं। और मुश्ताक भाई साइंस सुच्चा के नाम से लिखते हैं बहुत। इनका पिछले ही दिनों इंटरव्यू हुआ। और बहुत बहुत हमारे बड़े पुराने दोस्त। साइंस सुच्चा साहब 4 जबानों के माहिर हैं, कुदरत रखते हैं कि उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और स्वीडिश। तो मुझ पे कदीमी दोस्त हैं हमारे पुराने, आज से 30-35 साल पहले मैं नज़मों का स्वीडिश में तर्जुमा कर चुके हैं। और अब जा करके एक ड्रामे का भी स्वीडिश में तर्जुमा कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो भी हम शामिल करेंगे। फारूक इंजीनियर भाई हमारे शायर दोस्त जयपुर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है। साहब, ये शहरों और शाहराहों के नाम बदलने की रस्म जारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसे तो कहेंगे कि डेल्यूज है, ये तो हाँ। सैलाब हाँ। है। हाँ। मतलब ये कि बाज़ लोगों पर अभी तो हमारे बाज़ दोस्त जो हैं वो समझते हैं कि सिर्फ फैज़ाबाद का नाम चेंज हुआ, इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ। ये तो बड़ी जगह है जिनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन उसके अलावा जैसे वो आगरा है। आगरा में जो लोकल लोकेलिटीज़ हैं, तकरीबन 40 नाम चेंज हुए सिर्फ आगरा शहर में। ओहो। आगरा से तो खास उनसियत। नहीं, जो जहाँ मशहूर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहां से आपका नाम गायब करना मकसूद है, तो हम्म। उसके लिए कोई हो रही है। अब साउथ में भी देखिए, अहमदनगर का जो वहाँ भी कई शहरों का, महाराष्ट्र में कई शहरों के नाम चेंज किए इन्होंने। तो ये तो सिलसिला जो है ये रुकने वाला नहीं है। बल्कि अभी तो जो शाहजहानपुर है, सुल्तानपुर है, और अलीगढ़ का नाम ओ। हरीगढ़ करने का। हालांकि अलीगढ़ का नाम जो है, अलीगढ़ मुगलों ने नहीं रखा था, अंग्रेजों ने रखा था। हम्म। और फैजाबाद का नाम चेंज उसका फिरोजाबाद का नाम चेंज करने के लिए भी इन्होंने पास कर दिया रेजोल्यूशन। और अलीगढ़ का भी नाम चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन पास, लोकल जो म्यूनिसिपल बोर्ड का रेजोल्यूशन वो पास हो चुका है। इसका मतलब ये क्लियर है। और भी बहुत सारे शहर जो हैं यूपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में, उन सब के नाम। तो अभी तो इब्तदाई इश्क है, इसमें हम्म। अभी तेजी आएगी, कमी नहीं आएगी अभी। अच्छा। अच्छा, अब ये उलमाज रोल इन फ्रीडम मूवमेंट जो है, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बड़ी ख़ास और कारामत किताब है ये। जंग आज़ादी में हमारे उलमा का रोल जो है, खुसूसन रेशमी रुमाल तहरीक, इस पर कुछ बताएं दोस्तों।
उलमा और उलमा देवबंद की जब बात शुरू होती है तो हमारे यहाँ अप्रीहेंशन होते हैं, भाई ये तो मतलब ये दकियानूसी लोग हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया। हम्म। और आमतौर पर जो हमारी जो नई नस्ल है जो उनके काम से नाआशना है, दे आर कैरीड बाय दीज से र्यूमर्स और प्रोपागेंडा। लेकिन असल में आप देखें कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के इब्तदा में जितनी भी हिंदुस्तान में मूवमेंट्स हुई हैं, चाहे वो 1857 की जंग हो या हम्म। उसके बाद जो तहरीकात आज़ादी हो, उसमें उलमा का किरदार बहुत ज़बरदस्त रहा। तो उसमें ज़रूरत थी कि इस तरह की चीज़ को कि आप कैसे उनके काम को आप लोगों के सामने लाएं, ताकि कम से कम एक तो जो कर्ज है वो अदा हो, दूसरे हिस्टोरिक जो मतलब जो ट्रूथ है, उन ट्रूथ्स को सामने लाना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी वो बनी थी उससे तकरीबन 30 साल पहले, 1916 में बनी थी ये काबुल में। उसमें जो उसके प्रेसिडेंट थे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जो जिनका नाम अलीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत आता है। उन्होंने कुछ थोड़ा कहता ज़मीन अलीगढ़ को भी दिया था। बेसिकली वो थे मतलब कम्युनिस्ट थे, गदर पार्टी में थे। और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त वो मौलाना भोपाली थे। क्या नाम मौलाना भोपाली का पूरा नाम? तो मौलाना भोपाली जो है वो मतलब ये कि आप उस जमाने में एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान से निकला हो, हिंदुस्तान में पढ़ा हो, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड गया, जापान गया, जर्मनी गया, फिर अफगानिस्तान गया, और सब में उसने तहरीक आज़ादी के लिए उसने एक मतलब डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे उनको इकट्ठा किया। मुसलमान को, कम्युनिस्ट को, गदर पार्टी के लोगों को, सबको जमा किया। तो जो पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, जो 1916 में। और पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर थे वो एक और मौलाना थे, वो रेशमी रुमाल तहरीक के हमारे बड़े रहनुमा थे। क्या नाम उनका? कभी कभी नाम जो है जहन से निकल जाता है। बल्कि जो महेंद्र प्रताप के अलावा जितने भी ऑफिस बियरर्स, जितने मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी एक देवबंदी मौलाना थे। और ये हमारे जो हैं वो जो उनके होम मिनिस्टर थे वो भी देवबंदी मौलाना थे। और वो हमारे जो है क्या नाम है बरकतुल्लाह भोपाली उसके प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी एक और जो मतलब 40s में एक और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जो बनी थी इटाली में। हम्म। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी एक मुसलमान था। कोई नहीं जानता। मतलब ये कि दूसरे ये कि मुसलमानों उलमा जो हम तस्करा करते हैं कि भाई 20,000 उलमा के जो है वो मतलब उनको हैंग किया गया था 1857 में। तो उनमें बड़े लोग कौन थे, कौन जो थे जिन लोगों ने उस जंग की इब्तिदा की थी, कौन लोगों ने इस जंग को बढ़ाया था? बुनियादी तौर पर जो 1857 थी वो दो लोगों ने काम शुरू किया था। बुनियादी तौर पर उसमें थे एक अहमदुल्ला शाह थे, एक बहुत बड़े फकीर दुर्वेश स्कॉलर आदमी। और दूसरे थे क्या नाम है जो उसके अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान जो थे वो एक मराठा जो चीफ है उसके वजीर आजम थे। और दो बार उन्होंने क्या नाम है 1860s में वो लंदन का सफर किया था और यूरोप पूरा देख के आए थे उस जमाने में। तो मतलब हमारे बड़े बड़े लोग, इनकी हमने अपनी तारीख को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश नहीं की। दूसरे फिर उसमें मैंने रेशमी रुमाल तहरीक, जो 20th सेंचुरी में हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस की जबरदस्त तहरीक थी। अगर किसी को देखना हो तो रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट देखे, अंग्रेजों ने जो उनके बारे में लिखा, और उबैदुल्ला सिंधी के बारे में, मौलाना महमूद हसन के बारे में जो फाउंडर थे उस तहरीक के, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के बारे में। जो मैं पहले नाम भूल रहा था वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का नाम था, समझ जो होम मिनिस्टर थे। हाँ। गया। तो तो मतलब ये कि अगर हम इन लोगों की बात नहीं करेंगे, इन लोगों के को अपनी नई नस्ल से आशना नहीं कराएंगे, इनके जो कंट्रीब्यूशन है इनकी बात नहीं करेंगे, हकायक को पेश नहीं करेंगे, तो अभी तो कुछ चीजें मिल जाती हैं कहीं थोड़ी थोड़ी, बाद में तो कुछ देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी ये कोशिश है कि जो हमारी तारीख है मिडिवल पीरियड की और जो उसके बाद की, उसको एक जगह जमा कर दूं। बहुत इंशाल्लाह तो फॉरवर्डिंग मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया जो है वो पहली जिल्द है 6 वॉल्यूम सीरीज की इंशाल्लाह।
उसके ओके। बाद जो उस पर वॉल्यूम आएगा वो है गुजरात सल्तनत और मालवा सल्तनत के ऊपर। फिर आएगा शर्की सल्तनत के ऊपर इंशाल्लाह। फिर बंगाल सल्तनत के ऊपर आएगा एक, कश्मीर सल्तनत के ऊपर एक वॉल्यूम। और फिर दिल्ली और मतलब वो अ, आखिरी जो वॉल्यूम होगा वो दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के ऊपर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहमतुल्लाह तुर्कमन साहब, ये काबुल से देख रहे हैं, आपने काबुल का नाम लिया, देखिए वहां से आ गए। और रहमतुल्लाह तुर्कमन जो हैं, ये अर्तुरुल गाजी, जो मशहूर सीरियल था, तो अर्तुरुल गाजी की जो नॉवेल है, उस किताब को इन्होंने तसनीफ किया है। और मेरे ख्याल में आजकल काबुल में हैं, वहां से देख रहे हैं। अहमद नदीम भाई दिल्ली से आपको सलाम कह रहे हैं। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और न्यूयॉर्क से देख रही हैं साहब। तो जनाब, कुछ लोग और दोस्त हमारे आए हैं जिन्होंने आपको सलाम नहीं किया, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। और ये नहीं, ज़रूरी मेरी है दोस्तों मुखालफत कि ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, सलाम करें या ना करें। तो ये जो रेशमी रुमाल तहरीक की बात हो रही है, इसमें एक बड़ी एक बात मुझे भी याद आ गई कि हमारे एक सीनियर अलीग दोस्त हैं और बड़े सीजन सहाफ़ी हैं, क़िबला तारिक गाज़ी साहब, जो शायद आपने नाम सुना हो। तारिक गाज़ी यहीं हमारे करीब ही रहते हैं, पुराने दोस्तों में हैं। है। आ, दादा तो उसमें बुनियादी किरदार। हाँ, वही हम बताने जा रहे थे कि उनके जो दादा साहब थे, रेशमी रुमाल तहरीक में उनका बड़ा मामला था। और साथ तारिक भाई का इंटरव्यू मैं कर तफसीली कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, तो वो यूट्यूब पर जाकर तारिक गाजी का भी इंटरव्यू देख सकते हैं। तो एक बात ये बताइए, इतनी जिल्दें तो आपने बता दी हजरत, इन नादिर तारीखी किताबों के लिए आप रिसर्च कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? ये तो एक मुस्तकिल काम है जो चलता रहता है। हाँ। और कई किताबें जो हैं वो पाइपलाइन में होती हैं, और किसी पर मैन्युस्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, किसी पर आ, मतलब कोई एडिटिंग के मरहले में होती है, कोई अभी शुरुआत के मरहले में होती है। तो अभी भी तकरीबन 3 किताबें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। हम्म। एक तो हैदर अली के ऊपर, उनकी सवानह के ऊपर इंशाल्लाह तफसीली किताब आ रही है। हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में तो लोग बहुत लिखते पढ़ते हैं, हैदर अली के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। हालांकि हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान से कई गुना आगे की चीज थे। हम्म। हम्म। यतीम बच्चा जिसने 5 साल की उम्र इसका बाप यतीम हो गया, यानी चला गया हो, और उसके बाद वो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करे। मतलब छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। बहुत बड़ी। जितना इतना बड़ा अभी कर्नाटक का रकबा है, नहीं, जितना बड़ा इंग्लैंड है अभी, इतनी बड़ी उनकी सल्तनत उस वक्त वहां थी। उस वक्त थी, जी हाँ। उस वक्त बना के, यानी जब उनका इंतकाल हुआ तो थी। और उनका जो आ, उसको अगर कोई दूसरा कहीं अगर बात करता तो उसको एम्पायर के बारे में, एम्पायर बिल्डिंग थी वो, जो एक आम से एक उसने मतलब एक फौजी ने इस्टेब्लिश किया इतने छोटे से अरसे में। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, किसी बैकग्राउंड के बगैर उसने जमा वो किया। तो एक तो ये किताब है। दूसरी मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी साउथ मतलब गुजरात सल्तनत वाली किताब है, वो भी इंशाल्लाह वो भी उसमें मरहले में है। नहीं और भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मटेरियल, इसका सोर्स मटेरियल यानी रिसर्च के लिए कहाँ, लाइब्रेरीज के अलावा कहाँ, यानी? सारी लाइब्रेरीज में, मतलब ये कि जो जैसे आपने जो फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स का नाम लिया, उसमें तकरीबन 1200 रेफरेंसेस हैं, हम्म। 1200 रेफरेंसेस हैं। हम्म। और जो अभी किताब मेरी प्रेस में जा रही है उसमें भी तकरीबन 1000 रेफरेंसेस हैं। तो एक तो ये कि जितनी लाइब्रेरी है वो सब उनकी खाक छाननी पड़ती है। दूसरे ये हम्म। कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल होता है। और फिर मेरे पास खुद जो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों का, जो कभी आपसे मुतारिफ कराऊंगा। और मैं हर जो भी चीज़ नज़र आती है मेरे मतलब हिस्ट्री पर मुतालिक या गैर मुतालिक, वो सब मैं खरीद लेता हूँ। गुड। हमारे दोस्त कलीम हाजिक बहुत अच्छे फिक्शन निगार और तनकीद निगार हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा जनाब, हुसैन हैदर भाई हमारे यहाँ के ह्यूमरिस्ट हैं टोरंटो के, और वो भी देख रहे हैं प्रोग्राम। और मगर लोग कहते हैं कि आजकल हर बात जो है वो गूगल अलैहिस्सलाम पे मौजूद है, तो फिर किताब क्यों पढ़ें? क्या इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये देखिए अगर वहां से देख रहे हैं तो ऑथेंटिक है ये क्या?
देखिए क्या है कि आप गूगल या व्हाट्सएप से जो नॉलेज मिलता है विदाउट मतलब एक्सपर्ट सुपरविजन, हम्म। ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं किस कहाँ लेके जाएगा। हम्म। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के फारिग हैं उनका तो आपको पता है कि क्या है वो। वैसे गूगल यूनिवर्सिटी से भी जो लोग बहुत फारिग हैं उनका भी आपको तकरीबन सेम वही है, ये मामला जी, हाँ। सेम मामला है। किताबों के बारे में कहूँ, जो आपकी जो रिसेंट जो स्टडीज आती हैं, हम कुछ भी कहते रहे, हम लोग पिछले 30 साल से समझ रहे हैं कि जब से इंटरनेट आया है कि अखबार खत्म हो जाएंगे, किताबें छपनी खत्म हो जाएंगी। नहीं लेकिन ऐसा। किताब, प्रिंट और किताबों की रीडरशिप जो है, जो बड़ी है, वो मॉन्यूमेंटल है। हम्म। अपनी किताबों के बारे में बताऊँ, मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह शाया होने से पहले तकरीबन उसका एक एडिशन निकल जाता है। हम्म। हम्म। यानी किताबें मेरी सस्ती नहीं होती हैं, हम हिंदुस्तानी कीमतों के लिहाज से अच्छी खासी महंगी होती हैं, क्योंकि वो अच्छा हम लोग प्रिंट करते हैं और अच्छा उसको मतलब, तो जैसे बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, वो एक साल में तकरीबन 4 एडिशन उसके आए थे। ओहो, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। फिर ये फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स, इसका भी तकरीबन हमारा पहला एडिशन जो है वो प्रिंट होने से पहले निकल चुका था। और जो मेरी किताब आ रही है अभी, उसकी भी 700-800 कॉपीज अभी किताब आई नहीं है, वो फरोख्त हो चुकी। मतलब फरोख्त का मतलब ये नहीं कि लोगों ने कह दिया, हाँ, बुक दे कर हैव लेना। ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी जी। पेड। हम्म। हम्म। तो और ये किताब की कीमत भी हिंदुस्तानी कीमत के लिहाज से हमारे यहाँ तकरीबन 1,000 रुपए इसकी कीमत है, जो नई किताब आ रही। तो ये हम्म। कहना कि लोग किताबों को अप्रिशिएट नहीं करते या पढ़ते नहीं, मतलब ये कि अगर आप सही से अप्रोच करें, इतनी बड़े इतनी ज़्यादा आबादी है, हर मौजू पर अगर अच्छी चीज़ आपकी आ रही है और मुस्तकिल आ रही है, तो उसको आपको सपोर्ट करने वाले, उसको पढ़ने वाले लोग, जी, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किताब की बात हो रही, तो ये इन किताबों का नाशिर कौन है? और इसमें रॉयल्टी की सूरत है या आप सिर्फ मुस्कुरा ये कर रह तो जाते? ये तो बिजनेस वो है। रॉयल्टी नहीं, किताबें आप खुद पब्लिश कर रहे हैं या पब्लिशर्स हैं? देखिए मेरा एक पब्लिशिंग हाउस अच्छा है, तब तकरीबन तो। 20 साल पुराना, बीस हम्म। बाईस साल पुराना। हम्म। और हिंदुस्तान में शायद हमने जब ऑनलाइन बुक शॉप बिल्कुल बुनियादी तौर पर थी, तो हमारी, हम उस जमाने में हमने 2003 में ऑनलाइन बुक शॉप लॉन्च की थी, जो हमारी ग्लोबल मीडिया पब्लिकेशंस का, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते थे। लेकिन बीच में मेरा अपना इंटरेस्ट कम हो गया और मैं ज़्यादा लिखने उखने में लगा, तो मेरा उससे इंटरेस्ट कम हो गया था। तो हम उसी से शाया करते हैं इसको, अपनी किताबों को। हम्म। तो क्या उर्दू में इनका तर्जुमा होना जरूरी नहीं? देखिए लोग तो बहुत कहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब तर्जुमा अगर आप किसी अच्छे मुतरजिम से कराएं, तो उसमें कीमत बहुत आती है। और दूसरे मुझे उर्दू जो मार्केट है उसका पता नहीं। अंदाजा नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि आप इसका तर्जुमा कीजिए, करवाइए उर्दू में। हम्म। हम्म। एक किताब जो हमारे सबसे पहली जो किताब आई थी, उसका तो मैंने उर्दू में तर्जुमा कराया, लेकिन अंग्रेजी जो एडिशन है उसका तो फौरन निकल गया। अच्छा। उर्दू की किताबें जो है उसकी, वो हमने सारी तकरीबन गिफ्ट में दी है। ओहो, आई तो मिस्ड। इसीलिए हिम्मत नहीं होती। वो कौन सी किताब थी हजरत? ये है इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो बहुत तकरीबन 650, 620, 25 पेज की किताब है वो किताब है मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनकी खिदमत, अच्छा। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम इन द फ्रीडम मूवमेंट। वो तो हम्म। अब तो आउट ऑफ प्रिंट है किताब, जो अंग्रेजी वाली है। उर्दू में अभी भी उसकी 100-200 कॉपीज पड़ी हैं, वो जो 4 साल पहले, 5 साल पहले हमने छापी थी। अच्छा, अच्छा। एक संभाल कर रखिएगा। 5 किताबें रख दूंगा जनाब। अच्छा साहब, अ, कलीम हाजिर कह रहे हैं कि मामला यही है कि साहब उर्दू के साथ ये मुसीबत तो है। बिल्कुल सही बात है। और शकील अफरोज हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, और कोलकाता के अखबार मशरिक से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त बैठे हुए रात का वक्त है, क्योंकि ये ऑफिस में है। तो अपना नाम नहीं बता रहे हैं कि पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। तो ऑफिस में काम कर रहे हैं। और मगर शकील अफरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। यार, लोगों ने मुगल हिस्ट्री तो निसाब से खारिज कर दिया। ताजमहल, लाल किला वगैरह का क्या करेंगे? ये बताइए, इसको कहाँ उठा कर ले जाएंगे?
ताजमहल तो कहीं नहीं जा रहा। ताजमहल को तो ये ताजो वो कर रहे हैं उसको, मतलब देखिए, जो मॉन्यूमेंट्स है, नॉन मॉन्यूमेंट्स, आप देखें अगर 70 साल 80 साल पहले और अभी देखें, तो इल्ला माशाल्लाह, मतलब ये जो नॉन मॉन्यूमेंट्स हैं उनके हालात पहले से बेहतर हैं। क्योंकि कमाई हो रही। हाँ, कमाई हो रही, या फिर ये कि मतलब एक अवेयरनेस है। जैसे हमारा हुमायूं टॉम्ब था, जबरदस्त, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं था। 25 साल पहले हम सुबह में वहाँ मॉर्निंग वॉक करने के जाते थे, जॉगिंग करने के लिए, बगैर टिकट के। बहुत बुरी हालत थी, पूरे में घास उगी हुई थी। अभी देखिए बहुत अच्छी अपकीप है उसका। जो वो है सेहरा जो है, वो तो जाता है आगा खान फाउंडेशन को। वो मैं कहने जा रहा था कि ये इन्होंने नहीं किया, कुछ आगा खान से फाउंडेशन ने किया हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब पहले से बेहतर हालत में है। पहले से बहुत बेहतर। तो अवेयरनेस है पहले के मुकाबले में, लेकिन जो विलफुल निग्लिजेंस है, वो दैट इज प्लेइंग हैवक। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था, उसका G8 का, G7 का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे उस पर जो वाइट वॉश हुआ है, इट्स कंप्लीट वाइट वॉश, अच्छा। ओहो। पुताई कर दी। ओहो। तो वो उसमें इंस्क्रिप्शन वगैरह जो है उससे मुतासिर होती हैं उससे। हम्म। मगर इस नादानी का नुकसान क्या है, और मुस्तकबिल के तालिब इल्म असल कहानी कैसे मालूम होगी उनको? सबको दुआ करती रहनी चाहिए बस कि अल्लाह पाक इसको ठीक करे, बस और तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक अगर ऐसी ऐसी गवर्नमेंट, देखिए क्या है, गवर्नमेंट्स का निग्लिजेंस नई नहीं है। बेगम अनीस कदवई की किताब है आज़ादी की छाँव में। बेगम अनीस कदवई जो हैं, ये रफ़ी अहमद कदवई की बहनोई भाभी थी, और उनके हस्बैंड भी वो बहुत मशहूर आदमी थे, वो उसके निसार अहमद कदवई। हाँ, तो यानी जब उनके बेगम को, उनके हस्बैंड को जब 47 में शहीद कर दिया बेगम अनीस कदवे के, तो महात्मा गांधी के साथ आ गई। और उन महात्मा गांधी ने उनको जो उस वक्त अ, हुमायूं टॉम्ब में जो रिफ्यूजी कैंप था उसका इंचार्ज बना दिया था, मिर्दुला के साथ। मिर्दुला बहुत मशहूर उस जमाने में गांधी जी के सपोर्टर थी। तो वो जो मतलब उन्होंने लिखा जो है मॉन्यूमेंट्स के साथ, जो इमीजिएटली जो उस वक्त जो बर्ताव हुआ था, जो सैकड़ों यहाँ पर खानकाहों को और उनको मज़ारों को शहीद किया गया था, मुझे लगता है वो तो कभी नहीं हुआ उससे पहले। हम्म। तो ये इंशाल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए कि ऐसी ऐसे लोग गवर्नमेंट में रहें जो ठीक वो करें, उनके नज़र में आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की अहमियत हो, और वो सही तरीके से उसकी अपकीप का इंतजाम करें। क्योंकि आप मुसलमान तो नहीं कर सकते, मुसलमानों ने जामा मस्जिद का हशर किया है, आप देखें तो आपको मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हम्म। दिल्ली की जामा मस्जिद आप जाएं तो रोती है अपने ऊपर। हम्म। शकील अफरोज कह रहे हैं कोलकाता से, सलाम कह रहे हैं, कह रहे हैं उर्दू का कोई मार्केट नहीं है, हम तो किताब छापने से कबल कॉस्ट उठाने की कोशिश करते हैं। मेरी 15 किताबें हैं और मुझे अमली तजुर्बा है। जी। तो बाज आ बिल्कुल जाइए सही साहब। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में तुर्श कलामी और व्हाट्सएप पर शोरगुल से परे हमको क्या करना चाहिए? यानी कमिंग जनरेशन को क्या करना चाहिए, या अभी जो हम जाने वाले जनरेशन है उनको क्या करना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अपने अ, जो हिस्ट्री है उसको पार्ट ऑफ अवर लाइफ बनाना चाहिए। हमने क्या किया है, हम नमाज के बारे में तो, अभी नमाज और रोज़े के बारे में तो करते हैं, लेकिन अपनी हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो आपके हाथ में ज़िया के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो जैसे हम अपने बच्चों को, जैसे पैदा होते हैं उसके बाद बिस्मिल्लाह सिखाते हैं, उसी तरह हमें हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। इस्लामी हिस्ट्री के बारे में भी, और इंडिया में जो हमारी हिस्ट्री रही है, सेकुलर मुस्लिम हिस्ट्री जो रही है, उसके बारे में बताना पड़ेगा, उनके अचीवमेंट्स को बताना पड़ेगा। अगर आप अचीवमेंट का तज़किरा नहीं करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशंस का तज़किरा नहीं करेंगे, जो इमारतें उन्होंने बनाई हैं उनका तज़किरा नहीं करेंगे, तो डिप्रेशन में चली जाएगी आपकी। क्योंकि रोज़ाना उनसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया, हम्म। उसका जवाब नहीं होगा, डिप्रेशन में हम्म। जाएंगे। हम्म। हम्म। तो उससे निकालने का एक वाहिद जरिया है कि आप हिस्ट्री के बारे में बात करें, उसको डिस्कस करें, उनके कंट्रीब्यूशंस को बताएं। और मैं कहता हूँ जैसे हमारे यहाँ ये मतलब सर सैयद डे वगैरह होता है इस तरह का, हमारे यहाँ जो हमारे जो बड़े थिंकर्स जो गुजरे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजरे हैं, जो बड़े मौरख़ीन गुजरे हैं, बड़े बादशाह गुजरे हैं,
हमें ऐसा करना चाहिए कि पूरे जो 360 डेज हैं उसमें जो कुछ ना जिस कुछ जिस हो। डे में गुजरा गुजरा है उसको पिन पॉइंट करें, और जिन जिन जगहों पर उनके बारे में प्रोग्राम कर हो सकते हैं उनके बारे में प्रोग्राम किए जाएं, ताकि अवेयरनेस जो है वो ये चेन जो है वो बन जाए और सिलसिला मुस्तकिल चलता रहे। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, बहुत बड़ी। एक मजे की बात ये उस पे मैं ऐड करूं कि उज़मा दानिश आज मसरूफ हैं, इसलिए उन्होंने शामिल नहीं हुई, मगर उन्होंने एक मैसेज अभी अभी किया है। और बहुत मजे की बात उन्होंने बताई कि ये जो सिलसिला है भूलने का और भूल जाने का हमारे यहाँ, और लोग याद नहीं रखते और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ये जो हमने सवाल किया उस पे उन्होंने टेक्स्ट किया मुझे अभी, कि यहाँ कनेडियन मामला जो है उसमें अच्छा। इंडिजीनियस जो नेटिव इंडियन है कनेडियन, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, चाहे नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह। आज का जो नेटिव इंडियन है कनाडा में, उनके यहाँ उन्होंने बाकायदा लग करके एवरी डे एवरी मोमेंट वो अपनी चीज को याद दिला रहे हैं, अपने लोगों को याद दिला रहे हैं, और एक पिन पॉइंट उसी के ऊपर वो ढोल बजाए जा रहे हैं। उसका असर ये हुआ है कि अब कैनेडियन हुकूमत जो है वो मजबूर है, और वो माफियां भी मांगती रहती हैं, और ये माफी मांगने से सिर्फ नहीं होगा। आज के कनाडा के हर प्रोग्राम, हर सेमिनार, हर क्लास के पहले कैनेडियन नेटिव इंडियंस के बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस के लिए, कि साहब हमारे जो यहाँ पर थे लोग थे वो इतने अच्छे थे, और ये हालांकि वो बैंडेड का मामला है, मगर ये जो कर रहे हैं, यानी हेरिटेज के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम नेटिव इंडियंस कर रहे हैं, ये करना होगा हमें। आप जो बता रहे हैं कि हर रोज उसको 365 डेज करना होगा, तो देखो इसके उसमें इसमें जावेद भाई, उसमें और इसमें फर्क है। हम्म। तो उनके साथ देवर हिस्टोरिकली रॉन्ग्ड, हाँ। उनके साथ हिस्टोरिकली जुल्म हुआ था। हमारे यहाँ क्या है, कहानी दूसरी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि वी रॉन्ग अदर्स कॉन्शियसली है, हम्म। मुसलमानों ने। जो वो बात बता रहे हैं वो यहाँ दलितों के साथ है। दलितों के साथ जो है, जो मतलब जो उनको आ, आज जो आज आउट क्लास किया आसानियाँ हुआ है। आसानियाँ जो फ्राहम की गई हैं, और उनको जो दूसरे रिजर्वेशन दिए गए हैं, वो उसी वजह से, क्योंकि देवर हिस्टोरिकली रॉन्ग्ड। मुसलमानों के साथ ये मसला नहीं है। मुसलमान जो है हिंदुस्तान में, देखिए, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, कुछ अरसे को छोड़ दिए तो मुसलमानों के ऊपर ना कोई पाबंदी थी, ना कोई बंदिश थी। किसी ने मुसलमानों को रोका नहीं था कि वो अपने स्कूल ना खोले, अपने कॉलेज ना खोले। इनके पास रिसोर्सेज थे। किसी ने इनसे ये नहीं कहा था कि अपनी हिस्ट्री लिखो या ना लिखो, अपनी तारीख को याद करो या ना करो। लेकिन हमने खुद नहीं किया, खुद नहीं। इग्नोरेंस थी। तो इसका खमियाजा हमारी जो हमने गलती खुद की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इल्ला ये कि अगर हम उसको करेक्ट कर लें। तो करेक्ट करने की जरूरत है। उनका एक्चुअली जो वो, आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन इंडियंस थे, मतलब नेटिव जो थे, वहाँ की आबादी थी, या नॉर्थ अमेरिका में, उनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को कभी सहना ही नहीं पड़ा। पीरियड्स आए कभी कभी, थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसका वो कोई वो नहीं था। और जो 1700 वो 1947 में जो हुआ, उसमें दोनों तरफ, मतलब प्रोपोर्शन का फर्क होगा थोड़ा बहुत, दोनों तरफ जो है ज़िया हुआ, हम जानों हुए का थे। जिक्र नहीं होना चाहिए था। हिंदुओं का भी हुआ, इनोसेंट मुसलमानों का भी हुआ। तो हमारे साथ ये मामला नहीं है, और वो नेटिव इंडियंस का जो है वो कहानी दूसरी है। लेकिन हर कम्युनिटी को अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए जानबूझकर मुस्तकिल कोशिश करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जी हाँ, जी हाँ। अच्छे साहब, रशीद आलम साहब देख रहे हैं टोरंटो से, हमारे बहनोई साहब हैं, और विजिट कर रहे हैं आजकल, दिल्ली से कोलकाता से तशरीफ लाए हुए हैं, और प्रोग्राम देख रहे हैं। और मुश्ताक अहमद भाई स्टॉकहोम से कह रहे हैं कि हक़ाइक़ पर गुफ्तगू हो रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साईं सुचा। अच्छा जनाब, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात होती है, इसकी असल गुंजाइश कितनी है आपके यहाँ? देखिए, अगर आदमी में हिम्मत है हम्म। तो अभी भी लोग तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर जमाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बंदिश है, अभी कुछ ज्यादा बंदिश है।
लेकिन पहले ये बंदिशें थी। हम्म, पहले भी लोगों को लिखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता था पहले, अभी सिर्फ यही नहीं, अभी सिर्फ नहीं हो रहा है ये। हम्म, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ गई है। इंटेंसिटी जो है बीच में भी इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ज़्यादा थी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक पासिंग फेज होगा जो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम्म। चलिए साहब, बहुत तारीख की बातें हो गई, और हमें वो करना चाहिए जो जो आप बता रहे हैं, ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है, बल्कि इसे रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो किबला क्या मुगलों और दीगर बादशाहों पर रिसर्च के लिए मुगलिया दस्तरखान भी जरूरी है? माशाल्लाह, आप खुश जायका हैं। बिरयानी, सीख कबाब और मीठे की जो तस्वीरें आप लगाते हैं, तो इसका क्या सिलसिला बताइए। उसके बगैर तो ये जो है आप देखें हिंदुस्तान में, आ, सिर्फ नॉर्थ में नहीं, रिचर्ड ईटन की किताब है पर्शियनेट एम्पायर। हाँ, पर्शियनेट एम्पायर ऐसी ही कुछ है। तो रिचर्ड ईटन की साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान सल्तनतें नहीं, बल्कि जो विजयनगर एम्पायर, जो इम्पोर्टेंट हिंदू सल्तनत थी साउथ में, दे ऑल्सो कॉल्ड देमसेल्फ सुल्तान। अच्छा। और बल्कि वो जो है 1530s में एक बादशाह था वहां पर, जो अपने आप को कहता सुल्तान दुनिया वल आखिरा। ओहो। अरबी का उसका वो था। और उनके साथ तो खाने, और मुसलमान जो अपने साथ कपड़े, और आ, जो तहजीब लेकर आए सेंट्रल एशिया से, टर्की से, उस तहजीब ने सिर्फ मुसलमानों को तब्दील नहीं किया। आप देखें कि पहले जो है वो आ, तमिलनाडु में या गुजरात उसमें, केरला में, कपड़े लोग जो है वो कमर से ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। हम्म, मतलब 11th सेंचुरी, 12th 16th सेंचुरी तक ऐसे ही है। लेकिन मुसलमानों को जब असर आया तो चेंज हो गया। उस तमिलनाडु में चेंज हुआ। जो विजयनगर का जो बादशाह था, ही स्टार्टेड वेयरिंग मुस्लिम रोब्स, जो मुसलमानों के कपड़े थे इस तरह के। तो ही लुक्ड लाइक बहमनी सुल्तान। हम्म, और उसके वो उसके आर्मी में मुसलमान कैवलरी होती थी, घुड़ शहसवार हुआ करते थे उसके। जो बल्कि कहानी सुनाऊं, बहमनीज जो थे वो, और विजयनगर चूंकि आसपास ही बने थे, हम्म, 1336 में जो है विजयनगर किंगडम, जो हिंदू किंगडम थी, वो बनी। और 1347 में बहमनी। तो दोनों में मुस्तकिल लड़ाई होती थी। तो अक्सर जो थे बड़ी जंगों में बहमनी जीतते थे, और बीच बीच में जो है वो विजयनगर। तो विजयनगर के बादशाह ने एक असेंबली बुलाई अपने यहाँ। मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि उससे पहले जो अभी हमारा प्रोग्राम, उससे पहले 1.25 घंटे का एक प्रोग्राम मेरा और था। तो भाई बहुत ज्यादा थकन हो रही है, लेकिन मैं, तो उसमें जो था, उस बादशाह ने असेंबली बुलाई कि भाई क्या बात है कि मुसलमान जीत जाते हैं, ये जो डर, मुसलमान तो ट्रुक्स जो है वो जीत जाते हैं। हम्म, तो किसी ने कहा कि नहीं, हमारी मजहबी किताबों में लिखा है कि वो जो है 30,000 साल तक ये हम पर गालिब रहेंगे। और भी कई लोगों ने बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरीज बताई। एक ने कहा कि नहीं, ये इनके जो वो हैं, क्या नाम है, हॉर्सेस हैं, इनकी कैवलरी जो है वो पावरफुल है। और जो नेज़े यूज करते हैं वो लंबे लंबे यूज करते हैं, इस वजह जीतते हैं। वो आखिर हकीकत यही थी, क्योंकि वो इनके पास जो है, जो ऐसे घुड़स, वो मतलब कैवलरी थी, जो मतलब घोड़ा दौड़ाते वो निशाना लगा के किसी को भी मार सकते थे, बिल्कुल पिन पॉइंट। तो उसने फिर 2,000 3,000 मुसलमानों को अपने यहाँ रखा, और अपने महल में उसने कुरान रखा, जिस पर मुसलमान हर्फ कुरान से उठाता था। कपड़े भी आप देखें, मतलब आप शिवाजी को देखें और औरंगजेब को देखें, कपड़े में कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं था कपड़े में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छी बात। Same। और उनके यहाँ जो मतलब ये कि शिवाजी के जमाने में जो उनके यहाँ इस्तिलाहात थी, दो चार को छोड़ दी, वो सारी पर्शियन इस्तिलाहात थी, जुबान भी हम्म, पर्शियन। मगर तो किबला, खाना, मैं मीठे के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कल तस्करा किया था कि जितनी मिठाई की अकसाम है, गाजर का हलवा भी सेंट्रल एशियन डेलिकेसी है। बोलिए। वाह। और जो फिरनी खाते हैं, ये सब सब चीजें वहीं की है। हाँ। नहीं, मैं इजिप्ट गया, इजिप्ट में भी फिर भी बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि उस बहुत ही मजे की चीज ये थी कि एक बीच में काला वो, क्या वो, पता चला सिक्के से उसे जलाया हुआ है। जी। अरे वाह। कि बिल्कुल हमारे यहाँ, यानी पुराने जमानों में हमारे यहाँ ऐसे ही होता था। और बिरयानी और कोरमा और ये सारी चीज जो है, आप माशाल्लाह
ये जितनी चीजें हैं, आप मुशर्रफ भाई इस्लाम कर चुके हैं इसको। और बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं, अभी भी बहुत सारे दोस्त शामिल हो रहे हैं। तो जनाब, ये बताइए अब, मुझे अंदाजा है आप थक गए। जी। बहुत ज्यादा। ये थकन और एंजाइटी और स्ट्रेस के इस दौर में मुगल पकवान के अलावा सुकून कैसे हासिल करते हैं आप? देखिए, मैं तो जॉगिंग करता हूँ, मैं हाँ। आई लव जॉगिंग। हम्म। मुझे वॉक करना और जॉगिंग करना बहुत पसंद बहुत है। अच्छी बात। अनविंड करने का मेरे पास या तो वो है या पढ़ता हूँ, दो चीजें हैं। हम्म। और हम्म। घूमना पसंद है, तो हम्म। दुनिया थोड़ी सी देख रखी है। हम्म। अभी कनाडा में मेरा मतलब बुक लॉन्च का लोगों ने कहा था कि यहाँ फंक्शन रखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने वो किया था अक्टूबर में। किस यूएस शहर और में? यूएस और कनाडा में था प्लान, लेकिन वो मेरा वीज़ा जो है अमेरिका शरीफ का वो एक्सपायर हो गया है। ओहो। और मैं बहुत बिजी था कि मैं दौड़ भाग करता वीज़े के लिए, तो इसलिए वो नहीं आ पाया। तो इंशाल्लाह देखिए 24 में इंशाल्लाह। 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 तो सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके यहाँ क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? मैं तो तालिब इल्म हूँ, मुब्तदी। नहीं, मुब्तदी कामयाब मुब्तदी भी होता है। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। टोरंटो से हमारे शायर और एक्टर दोस्त सलमान अख्तर भाई देख रहे हैं, ताखिर से हाजिर हुआ हूँ, इसके बावजूद मेहमान गिरामी की खिदमत में मेरा सलाम पेश कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया सलमान भाई। उस्मान जमाल कह रही हैं, ये सब खाने की चीज़ें अब तक हमारी हैं। बिल्कुल हैं साहब। साहब। और तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स किबला? देखिए, मैं तो रोजाना 4 रकात सलात शुक्र पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो गिला अगर होता तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो का उसने। बड़ा करम। क्या जबरदस्त बात बताई आपने, वाह वाह वाह। तो बिरादरम सैयद उबैदुर रहमान भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना तारीखी कीमती वक्त दिया, बल्कि मेरी और कौम की जानकारी में बेश कीमत इजाफा किया है आज। खुदा आपको सलामत रखे। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज आपकी शब हमारी सुबह। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते दिसंबर 30, 2023, साल का आखिरी एपिसोड, हमारे मायनाज मेहमान होंगे लाहौर के गज़ल नवाज उस्ताद फ़हीम मजहर भाई। ज़रूर शिरकत करें। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और जनाब, ये मैं ज़रा सही से, अ, एक सेकंड होल्ड करें। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।